क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी कभी कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं जो हमें एज डॉक्टर सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आज ओपीडी में एक पेशेंट को देखने का मौका मिला जिसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक सेंटर में हुआ था और आप विश्वास नहीं करेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पर्चे पर 31 तरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई थी। एक दिन में 31 तरह की दवाइयाँ खाना किसी भी मरीज़ के लिए कितना मुश्किल होगा ये आप सब सोच सकते हैं। यही पर्चा देख के मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको स्पष्ट बताऊंगी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कौन सी दवाइयाँ आवश्यक होती हैं। मैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं वो दवाइयाँ भी बताऊंगी जो कि कुछ केसेस में आवश्यक होती हैं, हर मरीज़ को नहीं दी जाती, और मैं उन दवाइयों का भी जिक्र करूँगी जो पूरी तरह से अनावश्यक है और कभी कभी वो जानलेवा और हानिकारक भी हो सकती हैं। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा जोश बढ़ता है और इसी तरह की जानकारी मैं लगातार आप तक लाती रहूँगी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। सब कुछ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर ही निर्भर करता है और जाहिर सी बात है कि जिस एम्ब्रियो को हमने ट्रांसफ़र किया है उसको सपोर्ट करने के लिए वो इम्प्लांट हो जाए और प्रॉपरली ग्रो करे, इसके लिए कुछ दवाइयाँ आवश्यक होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आवश्यक दवाइयों के बारे में। मुख्यतः 3 दवाइयाँ बहुत आवश्यक हैं और वो हर मरीज़ को बिल्कुल निर्धारित डोज और समय पर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो फेल हो सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दवाई है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, जैसा कि इस हार्मोन का नाम ही बताता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन को अलग अलग तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। आमतौर पे इसे जेल फॉर्म में, यानी कि वेजाइनल जेल के फॉर्म में ये प्रोजेस्टेरॉन कई बार दिया जाता है। वेजाइनल जेल देने का फ़ायदा ये है कि इसमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, परंतु चूंकि वेजाइना का ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है और ये यूट्रस के करीब होता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का यूट्रस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जेल के यूज़ करने से बहुत अच्छा मेंटेन होता है। दूसरा तरीका होता है प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस। प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस हमारे क्लिनिक में भी हम 3-4 साल पहले तक लगाते थे, परंतु ये काफ़ी पेनफुल होते हैं, ऑयली इंजेक्शंस होते हैं और ये लगभग ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 या 3 बार लगाने होते हैं। चूँकि ये काफ़ी पेनफुल होते हैं इसीलिए आजकल इनका इस्तेमाल कुछ कम हो गया है, परंतु कुछ केसेस में जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग यदि हो रही हो या फिर पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग जल्दी हो गई हो, ऐसे केसेस में भी डॉक्टर वेजाइनल जेल की बजाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्रेफर करते हैं। एक नई दवाई आई है प्रोजेस्टेरॉन एनालॉग, जिसे डाइड्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। डाइड्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन से मिलता जुलता मॉलिक्यूल है और अब 2 बहुत बड़े ट्रायल्स आए थे, लोटस 1 और लोटस 2 ट्रायल। इन दोनों ट्रायल्स के बाद ये प्रूव हो गया है कि ड्यूफास्टॉन या डाइड्रोजेस्टेरॉन, इसके कई ब्रांड नेम्स में ये आता है, ये जो हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं जेल के फॉर्म में उसके बराबर इसकी एफिकेसी है। तो कई क्लिनिक्स में अब डाइड्रोजेस्टेरॉन भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गई प्रोजेस्टेरॉन की बात। कुछ महिलाओं में ट्रांसफ़र के बाद में ईस्ट्रोजन हार्मोन भी देना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि आजकल अधिकतर जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स होते हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पेशेंट्स में चूँकि इंटरनली ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा होता तो हमें ईस्ट्रोजन भी ईस्ट्रोजन टैबलेट्स या जेल के माध्यम से बाहर से देना पड़ता है। तीसरा जो आवश्यक दवाई है जो हर महिला को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लेनी चाहिए वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक विटामिन है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूरल ट्यूब के क्लोजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि कोई महिला नहीं लेती तो बच्चे के अंदर स्पाइना बाइफिडा, इस तरह के सीरियस एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसीलिए हर महिला को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद फोलिक एसिड ज़रूर प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कुछ स्पेशल केसेस में दी जाती हैं। कुछ केसेस में हम इकोस्प्रिन नाम की टैबलेट देते हैं। इकोस्प्रिन एक ब्लड थिनर है, लो डोज में 75 मिलीग्राम में। कुछ केसेस में ये इम्प्लांटेशन को बढ़ाता है। कई इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं परंतु अभी तक ये कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हो सका कि इकोस्प्रिन जो है ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट को बढ़ाता है या नहीं, परंतु ये इनॉक्यूअस है, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसीलिए कई केसेस में हम इकोस्प्रिन को जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ केसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद एंटीबायोटिक देना पड़ता है, खास तौर पे जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है, जिन महिलाओं को पहले से पेल्विक इन्फेक्शन रहा है
या फिर उनको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद यूरिनरी इन्फेक्शन या इस तरह का कोई इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, उन्हें हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा जितनी सारी मेडिसिन हम पर्चों में देखते हैं, इसमें कई तरह के विटामिन्स होते हैं, कुछ आर्जिनिन के सिरप्स होते हैं, कई बार तो इवन स्टीरॉइड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनावश्यक है। स्टीरॉइड्स इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। कुछ समय पहला ऐसा एक थॉट था कि स्टीरॉइड्स देने से एम्ब्रियो का एक्सेप्टेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन अच्छा रहेगा, परंतु इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसीलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद स्टीरॉइड्स लेना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट स्टीरॉइड के लॉन्ग टर्म यूज़ से आपके इम्यूनिटी पे असर पड़ सकता है, और हम जब इसे एब्रप्टली रोकते हैं तो आपको कुछ तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। यदि आपको आपके डॉक्टर ने स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब किया है तो आप इस बारे में उनसे ज़रूर डिस्कस करिए। जिन महिलाओं को ऑलरेडी कोई ऑटो इम्यून बीमारी है और वो स्टीरॉइड्स पर हैं, ऐसे कुछ केसेस में स्टीरॉइड देना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी आवश्यक होता है, पर वो उनकी बीमारी के कारण है, न कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कई पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ब्लड थिनर इंजेक्शन, जैसे कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि ब्लड थिनर इंजेक्शन से जो एम्ब्रियो का कनेक्शन है मदर के ब्लड से, वो प्रॉपरली बनेगा और शायद रिजल्ट इम्प्रूव होंगे। परंतु इसके ऊपर कई स्टडीज़ हुई हैं और ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि जिनके रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स हैं या जिनके मिसकैरेजेस हैं, ऐसे केसेस में हम ब्लड थिनर इंजेक्शन यदि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद दें तो इसमें रिजल्ट इम्प्रूव होगा। कुछ पेशेंट्स को एप्ला सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, परंतु उन पेशेंट्स में भी हम ब्लड थिनर प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने के बाद, बच्चे की धड़कन आने के बाद शुरू करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इन्हें शुरू करने का कोई रोल नहीं है। कुछ केसेस में जिन पेशेंट्स को क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है, उस केस में हेपारिन इंजेक्शन शुरू किया जा सकता है, परंतु वो क्लॉटिंग से बचाव के लिए होगा, न कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सक्सेस के लिए। जब हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं तो हमें कई बार ये पता ही नहीं होता कि कौन सी अति आवश्यक दवाइयाँ हैं और कौन सी सपोर्टिव मेडिसिन हैं और कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यूज़फुल नहीं है। तो इसीलिए ऐसे स्थिति में भूल चूक होने की संभावना अधिक होती है। तो इसीलिए जो भी आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हों, 5 मिनट लेके डॉक्टर से उनको पूरी तरह से आप समझिए। हर दवाई का लॉजिक क्या है, ये जब आप जानेंगे तो आपको पता होगा और आपका कंप्लायंस अच्छा होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इस विषय में यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में लिख भेजिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। धन्यवाद।